देखते हैं पूरे एक्शन पोटेंशियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सबसे मेन है, ये मतलब फुल इसमें सारी चीजें आ जाती हैं जो भी हमने अब तक पढ़ा है। टाइम, मिली सेकेंड, वोल्टेज मिली वोल्ट, आरएमपी, थ्रेशोल्ड, ठीक है, -70 मिली वोल्ट, -55 मिली वोल्ट, +30 मिली वोल्ट। अब यहाँ से हमने देखा था ग्रेडियंट पोटेंशियल समेशन हुआ, जैसे ही पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे हुआ रैपिड डिपोलराइजेशन हुआ। रैपिड डिपोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ, एकदम से सारे सोडियम चैनल्स खुल गए और सोडियम इन्फ्लक्स हुआ बहुत तेज से। तो मतलब अचानक से एक शूट आया जिसकी वजह से +30 मिली वोल्ट पहुंच गया पोटेंशियल। अब जैसे ही +30 मिली वोल्ट पहुंचा, यहाँ पे क्या हुआ कि सोडियम चैनल्स क्लोज हो गए, पोटाशियम चैनल्स ओपन हो गए। तो प्लस बाहर जाने लगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर जाने लगा सेल के, वापस से ये रिपोलराइज हुई। यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि पोटाशियम चैनल्स स्लो टू क्लोज है तो धीरे धीरे बंद हुए, उसकी वजह से ये थोड़ी सी हाइपर पोलराइज हो गई और यहाँ पे आगे पूरी सेल रिपोलराइज हो गई। ये वापस -70 मिली वोल्ट सेल ने अचीव कर लिया पूरी तरह से। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टिमुलस के लिए पूरी तरह रेडी है सेल या न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम चैनल ओपनिंग इस फेज में। यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम चैनल क्लोज्ड, पोटाशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड है सारे, वोल्टेज से ही रेगुलेट होते हैं, ओपन। यहाँ पे क्या हुआ, सेल इज रेडी फॉर नेक्स्ट स्टिमुलस। यहाँ से आगे क्या होता है, वहीं आपने लीकी पोटाशियम, लीकी सोडियम और सोडियम पोटाशियम एटीपेस इसे रिस्टेन कर देते हैं। ये फेज हो गया स्लो डिपोलराइजेशन, ये इतना फेज। ये हो गया रैपिड डिपोलराइजेशन, ये यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक, सॉरी इस पॉइंट तक। एक मिनट फिर से बनाता हूँ। तो ये हो गया स्लो डिपोलराइजेशन यहाँ से यहाँ तक। इससे आगे ये हो गया रैपिड डिपोलराइजेशन। अब वापस से रिपोलराइजेशन, और ये क्योंकि माइनस ज्यादा चल गया, ये हो गया हाइपर पोलराइजेशन। ये 4 फेज है। वैसे तो रिपोलराइजेशन भी होता है स्लो रैपिड, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली ये 4 ही फेज है जो कि एक्शन पोटेंशियल पे वर्क करते हैं। अब इसी में एक इसका प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल है रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड की हम डेफिनेशन देखें तो इट इज द पीरियड वेयर द सेल या न्यूरॉन विल नॉट रिस्पॉन्ड, या तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या फिर रिस्पॉन्ड मतलब विल रिस्पॉन्ड ऑन हाईएस्ट स्टिमुलस या स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस। तो इस पे हम दो देख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। दो रिफ्रैक्टिव पीरियड होते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में अगर आप कितना भी स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस दे दीजिए, कितना भी स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस दे दीजिए, सेल बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में नॉर्मल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, पर स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करेगा। स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्ड करेगा। अब देखते हैं ऐसा होता क्यों।
तो हमने देखा था कि ये वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के बारे में थोड़ा सा डीप में। तो ये मेम्ब्रेन है, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, ये अंदर है, ये बाहर है मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो इसके दो गेट होते हैं मेनली। जो बाहर होता है उसे कहते हैं हम एक्टिवेशन गेट, अंदर वाले को कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट। अभी दो गेट होते हैं, ये अलग अलग टाइम पे खुलते हैं जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। तो हम देखें मेनली रेस्ट के अंदर इसकी, यहाँ पे बिल्कुल रेस्ट के अंदर इसका कैसा होगा, ये है मेम्ब्रेन। रेस्ट के अंदर क्या होगा, एक्टिवेशन गेट क्लोज होंगे, एक्टिवेशन गेट, इनएक्टिवेशन गेट ओपन होंगे, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें तो सोडियम के अंदर आ पाएगा नहीं, क्योंकि ये क्लोज है, एक्टिवेशन गेट क्लोज है। अब जैसे ही यहाँ हुआ, मतलब थ्रेशोल्ड मिला और एक्शन पोटेंशियल आया, तो क्या हुआ, एक्टिवेशन गेट तो खुल गए, इनएक्टिवेशन गेट भी खुले हुए हैं। तो क्या हुआ, सोडियम इनफ्लक्स हुआ, ठीक है। हमने यही पढ़ा था कि सोडियम इनफ्लक्स होता है रैपिड, इसकी वजह से ये शूट आता है, ठीक है। अब +30 मिलीवोल्ट आ गया। अब हमने देखा था +30 मिलीवोल्ट पे सोडियम गेट चैनल्स बंद हो जाते हैं। वो बंद कैसे होते हैं, ये एक्टिवेशन गेट तो अब खुल गया पूरा, इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो गया, यहां से यहां तक टिल RMP, इनएक्टिवेशन गेट क्लोज रहेगा। इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हुआ तो अब देखें सोडियम यहां तो घुस जाएगा, पर सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, और यहीं से वापस, तो एंट्री ऑफ सोडियम बंद हो गई, और यहाँ पे पोटेशियम चैनल खुल गए। उसकी वजह से ये स्टेप ये हुआ, डाउनफॉल हुआ। अब इनएक्टिवेशन गेट टिल RMP क्लोज रहेंगे। यहाँ पे आप किस सेल को कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दीजिए, सेल बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, यहां से यहां तक टिल RMP इज अचीव्ड। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, क्योंकि कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दीजिए, ये इनएक्टिवेशन गेट टिल RMP तक जब तक सेल नहीं पहुंचेगी ये नहीं खुलने वाला। और हम देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब हमने देखा था कि यहां तक तो अब ऐसी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी इसकी, ठीक है। यहां आने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन वापस ऐसी हो जाएगी जो कि रेस्ट में थी। अब इसका काम खत्म। अब इतना देखिए, ये सेल कितना हो गया, -90 मिलीवोल्ट। नॉर्मल कंडीशन में अगर आप स्टिमुलस दें सेल को, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, RMP से थ्रेशोल्ड, सेल रिस्पॉन्ड कर देगी, एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा -70 मिलीवोल्ट से -55 मिलीवोल्ट, ठीक है। अब देखें यहां से, मान लीजिए पॉइंट मान लेते हैं ए से, ए मान लेते हैं, आफ्टर पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए या फिर इसे कह सकते हैं ए बी के बीच में, ठीक है। पॉइंट ए के बाद अब हमें अगर पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाना पड़ेगा, -90 मिलीवोल्ट से थ्रेशोल्ड पहुंचाना पड़ेगा, जो कि -55 मिलीवोल्ट। तो -70 से -55 पहुंचाना आसान है, -90 से -55 पहुंचाना आसान है, ऑब्वियसली ये ज्यादा आसान है। तो इसमें स्टिमुलस स्ट्रॉन्गर होना जरूरी नहीं है। नॉर्मल स्टिमुलस पे, जिस स्टिमुलस पे नॉर्मली सेल रिस्पॉन्ड करती है, उस स्टिमुलस पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। पर इस पॉइंट पे ए और बी के बीच में हमें पोटेंशियल कितना देना पड़ेगा, -90 से -55 करना पड़ेगा, मतलब इससे 20 मिलीवोल्ट ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस अगर होगा तो ही सेल रिस्पॉन्ड करेगी, अदरवाइज सेल रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, मतलब सेल या न्यूरॉन विल
respond to stronger stimulus but will not respond to normal stimulus. ये हो गया रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब हम कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स जो कि एक्शन पोटेंशियल के होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। हम देख लेते हैं, समझ भी लेते हैं कि करके। तो एक्शन पोटेंशियल किस फिनोमेना पे काम करता है? ऑल और नन फिनोमेना। ऑल और नन फिनोमेना की अलग से छोटी वीडियो बना दी जाएगी, उसमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सेल्फ प्रोपेगेटिंग है, मैंने बताया था आपको, एक पॉइंट पे जनरेट हुआ पर अपने आप आगे चलता रहा, सेल्फ प्रोपेगेटिंग पोटेंशियल है। यहां पे जनरेट हुआ था, यहां पे जनरेट हुआ था, पर पूरे सेल में डिपोलराइजेशन वेव चलती रही और रिपोलराइजेशन वेव भी साथ साथ चलती रही, तो सेल्फ प्रोपेगेटिंग। रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है इसमें अंदर। रिफ्रैक्टिव पीरियड का बहुत फायदा है। जब हम मेनली सीएस पढ़ेंगे, आर्ट पढ़ेंगे, उसमें रिफ्रैक्टिव पीरियड का काफी काम होता है। उसमें एक्शन पोटेंशियल का कर्व भी अलग आता है, इन बेसिक न्यूरॉन्स में अलग करना है, समेशन नहीं हो सकता इनका। हमें क्या देखा था, ग्रेडेड पोटेंशियल में समेशन हो जाता था, मतलब एक ग्रेडेड पोटेंशियल आया, उस दूसरा आया तो दोनों का इफेक्ट मिल गया, तीसरा आया, ऐसे करके थ्रेशोल्ड तक पहुंचे और फिर शूट आया। एक्शन पोटेंशियल में ऐसा नहीं है कि समेशन हुआ, एक एक्शन पोटेंशियल आया, दूसरा एक्शन पोटेंशियल आया तो अलग रिस्पॉन्ड करेगा बिल्कुल ही। अगर वो रिफ्रैक्टिव पीरियड में आया तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, पर अगर आया बाद में आया उसके तो अलग से होगा बिल्कुल। इसमें कोई ऐसे नहीं है कि दो एक्शन पोटेंशियल एक साथ आ गए तो ज्यादा स्टिमुलस आ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ, ज्यादा रिस्पॉन्स आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये इतना ही आएगा, -+30 ही जाएगा मिली वोल्ट। अगर दो बार आया तो दो बार अलग होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, मैंने कहा ना वही पॉइंट है, बस कहने का तरीका अलग है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना आप ज्यादा स्ट्रेंथ का स्टिमुलस देंगे उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर, ऐसे नहीं कि अब आपने स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस दिया तो +30 की जगह +60 चला जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। नंबर बच जाएगा, +30 के दो आ जाएंगे, दो एक्शन पोटेंशियल आ जाएंगे। तो नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि एक्शन पोटेंशियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखने हैं ये आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल पे, आप देख भी सकते हैं। फुल एक्शन पोटेंशियल के मैंने नोट्स बना दिए, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरी इसकी। और ये आप अगर ऐसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपका बहुत सही स्कोर आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।